वन वाला स्पेशल रिलेटिविटी से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है, वो था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करना एंड consequences of Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। थोड़ा रिकैप ही आज समझो सेमेस्टर 1 वाला। हम तो जिसका नहीं पढ़ा हुआ होगा सेमेस्टर 1 वाला स्पेशल रिलेटिविटी, वो हम अपना यूट्यूब का वो प्ले लिस्ट को ओपन कर दे रहे हैं, उसको यूट्यूब में प्ले लिस्ट मिल जाएगा वो स्पेशल सेमेस्टर 1 वाला। जिसका कुछ नहीं पढ़ा हुआ है वो तो एकदम स्टार्टिंग से देखना, और जिसका पढ़ा हुआ है वो डायरेक्ट आप लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन से देखना। ये क्वेश्चंस आपको पूछना है यहां भी। तो हम इसको क्या की करें, इसको फिर से बता दें कि इसको हम स्किप कर जाए? सर लॉरेंज बता दिए। लॉरेंस बता दें। यस। हमारा मेन यहाँ का ठीक है, ये क्वेश्चन भी है फेमस यहाँ के, यहाँ पर ये भी है, लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर 5 लाइक चीज यहाँ ये तक तो सेमेस्टर 1 में यहाँ तक करते थे हम लोग। सेमेस्टर 5 का कंसेप्ट स्टार्ट होता है 4 वेक्टर से, कंसेप्ट ऑफ 4 वेक्टर। थोड़ा जल्दी से, जितना जल्दी उसको रिवीजन कर लीजिए। सेम 1 वाला बड़ा पोर्शन है ना, छोटा नहीं है ना, नहीं तो एक ज्यादा दिन तक टेंशन में रहोगे। 1-2 दिन ज्यादा मेहनत कर लो तो फिर सब कुछ समझ में आएगा। तो थोड़ा और पीछे से बात करेंगे, लिखेंगे नहीं पीछे वाला बात, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होता है ये याद पहले करना होगा। इससे भी पहले थोड़ा सब एक रिकैप कर ले हम लोग। हम लोग बात पहले तो रिफरेंस फ्रेम की बात किए थे। रिफरेंस फ्रेम, इसी का मेन रोल है। रिफरेंस फ्रेम स्पेशल रिलेटिविटी को स्टडी करने में। और 2 टाइप का रिफरेंस फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हो? जिसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो। reference frame in which all laws of motions are valid. क्लासिकल मैकेनिक्स का लॉज आर वैलिड, ऑल लॉज नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स का लॉज आर वैलिड। लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स विल बी वैलिड। और नॉन जनरली लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। और नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। और बात, ओरिजिनल डिफिनीशन तो यही था इनर्शियल फ्रेम का, द रिफरेंस फ्रेम इन विच लॉज ऑफ मोशंस आर वैलिड। लॉज ऑफ मोशन का वैलिड होना मींस क्या? लॉज ऑफ मोशन का वैलिड होना मींस कि यदि कोई बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, यदि कोई बॉडी है उस पर नेट फोर्स यदि 0, तो वो बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। ये कहना था न्यूटन का। यदि रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी विल बी 0, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंसी जिस रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा वो रिफरेंस फ्रेम इनर्शियल कहलाएगा। जो रिफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट आएगा, वो रिफरेंस फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। और ग्राउंड से अटैच फ्रेम इनर्शियल माना गया है।
जबरदस्ती इसको इनर्शियल माना गया है ग्राउंड से अटैच्ड फ्रेम को, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी रिफरेंस फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वो भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पूरा रिकैप खाली करेंगे बात हम, वो चीज नहीं ठीक से पता होगा तो यहाँ पर देखो कुछ चैप्टर्स होता है ना कि एकदम मास्टर टाइप से पढ़ के रखना होगा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा फ्रेम जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे वो भी इनर्शियल होता है। ये इनर्शियल फ्रेम के बारे में। ग्राउंड से अटैच फ्रेम इनर्शियल, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा वो भी इनर्शियल। और ये सब ऐसा फ्रेम है कि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आएगा। ये देखेगा इस बॉडी को तो इसको भी इस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आएगा, ये देखेगा इसको, इसके भी रिस्पेक्ट में इस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आएगा। So all such reference frame which moves with constant velocity with respect to ground will be inertial। बहुत सारा जो भी रिफरेंस फ्रेम, मान लो एक और कोई है जो वो भी कांस्टेंट वेलो, वो भी इनर्शियल होगा। दैट इज शॉर्टली बोलते हैं कि एन ए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, a non-accelerated frame will be inertial, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम विल बी इनर्शियल। ये बात था। अच्छा, फिर है नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। इसमें लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो, जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो। मान लो कोई ऑब्जर्वर है एस डैश नाम का, ये भी देख रहा है कि इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश। न्यूटन ने तो ये बात नहीं बोला था, न्यूटन तो बोला था कि यदि नेट फोर्स 0 होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए उस ऑब्जर्वर के नजर में, इनर्शियल ऑब्जर्वर के। लेकिन इस ऑब्जर्वर के नजर में एस डैश लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, इसका वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है ये, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। और अब कैसा फ्रेम को इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई फ्री बॉडी का वेलोसिटी वेरिएबल होगा, तो जो फ्रेम खुद वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो देखेगा किसी फ्री बॉडी को, तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी वेरिएबल नजर आएगा। हम खुद वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, हम किसी फ्री बॉडी को देखेंगे तो हमारे नजर में उस फ्री बॉडी का वेलोसिटी वेरिएबल नजर आएगा, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम हुए। और फ्रेम मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी, जो फ्रेम मान लीजिए ये एस डैश है, इसका वेलोसिटी वेरिएबल है किसके नजर में, कोई इनर्शियल वाले के नजर में, विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसको एस से डिनोट कर दो, इस फ्रेम को, इनर्शियल वाले को एस से डिनोट कर दो, या यहां एस नहीं लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख दीजिए, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। ये सब बात था। तो ये जो रिलेटिविटी है, स्पेशल रिलेटिविटी, इसमें मेनली क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये तो हुआ रिफरेंस फ्रेम की बात हुआ, फिर बात करते हैं हम लोग एक इवेंट का।
ये वर्ड खूब यूज होता है इसमें। लिखना है कुछ इसमें से क्या? नहीं सर। एक डेढ़ क्लास हम बस रिकैप करेंगे, एक डेढ़ क्लास हम एक्स्ट्रा लेंगे आपका। तो एक वर्ड यूज करेंगे इवेंट नाम का हम लोग। कोई भी फिजिकल फेनोमेना को फिजिक्स में यहां पर इवेंट बोलते हैं। कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ, उसको इवेंट बोलेंगे। आप किसी चीज को देखा, वो भी एक इवेंट कहलाएगा। all physical phenomena are called event। बात करते हैं फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट। कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट में 4 वेरिएबल्स यूज होता है, एक्स वाई जेड एंड टी। ये चारों को इसको बोलते, इसको 4 वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इवेंट के कोऑर्डिनेट को, जिसमें ये एक्स वाई जेड को, ये सब तो कोऑर्डिनेट कहलाएगा, जिसमें सिंपली एक्स वाई जेड को पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट, और टी को आपने टाइम कोऑर्डिनेट बोला। टाइम कोऑर्डिनेट। तो स्पेशल रिलेटिविटी में क्या किया गया है, कोई इवेंट है, एक सिंगल इवेंट है, बट 2 इनर्शियल फ्रेम है। उस इवेंट के कोऑर्डिनेट को रिलेट किया गया है उस दोनों इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। स्पेशल रिलेटिविटी का मेन पर्पस ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मेरे उसका है, हेलो, हाँ, हेलो, देखने रहे तो अपना फोन नंबर को। तो स्पेशल रिलेटिविटी में हम लोग का मेन पर्पस क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट between 2 inertial frame। कोऑर्डिनेट ऑफ एन इवेंट, एक सिंगल इवेंट, ऑफ ए सिंगल इवेंट between 2 inertial frame। ये मेन पर्पस था स्पेशल रिलेटिविटी का। और एक जनरल रिलेटिविटी है जो फ्यूचर में आप पढ़ोगे बाद में, उसमें इवेंट का कोऑर्डिनेट को 2 नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। यानी कोई घटना फेनोमेना, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट बोला, इवेंट कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट 2 चीज बताना होता है, कोई वो इवेंट कहां हुआ इस यूनिवर्स में और कब हुआ। तो ये कहां हुआ ये भी एक कोऑर्डिनेट, कब हुआ ये भी एक कोऑर्डिनेट। कहां हुआ ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, और कब हुआ टाइम कोऑर्डिनेट। ये एक्स वाई जेड उस इवेंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी कहां हुआ, और एक ये टाइम कोऑर्डिनेट। किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स का जरूरत पड़ा सब वेरिएबल्स को कोऑर्डिनेट बोलेंगे।
कोऑर्डिनेट का मतलब वो मीनिंग नहीं खाली एक्स वाई जेड से कर लेते थे हम लोग, वो सिंपली पोजीशन कोऑर्डिनेट था। इवेंट का ओनली पोजीशन को, वेलोसिटी भी कोऑर्डिनेट होता है, मोमेंटम भी कोऑर्डिनेट होता है। अब गैसियस सिस्टम का बिहेवियर को जानने चलोगे तो वेलोसिटी मोमेंटम का भी यूज करना होता है, वो भी कोऑर्डिनेट कहलाता है। टेम्परेचर भी कोऑर्डिनेट है, वो तो पहले से ही जानते हो, थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। गैसियस सिस्टम का बिहेवियर जानने के लिए ये 3 वेरिएबल यूज करते हैं, तो वो भी कोऑर्डिनेट हुआ। किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी सिंबल का यूज करना पड़ा सब कोऑर्डिनेट कहलाएगा। हम लोग यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट अभी ले रहे थे सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 1 में ओनली पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट के बीच, इवन ही वेलोसिटी वाला कोऑर्डिनेट के भी बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो इवेंट कहाँ हुआ और कब हुआ, यदि ये पता है तो दूसरे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में वही इवेंट कहाँ हुआ और कब कब हुआ ये फाइंड किया जाता है। उसी के लिए एक इक्वेशंस फॉर्म करते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट विथ बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम। आप क्या किए सेमेस्टर 1 में, एक इनर्शियल फ्रेम है, मान लो ये एस, ये ग्राउंड है, रेस्ट वाला इनर्शियल फ्रेम है, और एक इनर्शियल फ्रेम ये एस डैश है, ये मूव करता हुआ वाला इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल बोल रहे हैं तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट लेना होगा, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस। डिराइव नहीं करेंगे, रिजल्ट पर याद दिला रहे हैं हम। ये दो इनर्शियल फ्रेम, एक मूविंग टाइप का और एक रेस्ट टाइप का लिया हम लोग, और ये मोशन भी जो कर रहा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको ओ एक्स वाई से डिनोट करें और इसको ओ डैश एक्स डैश वाई डैश से डिनोट करें इस फ्रेम को। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ही मूव करेगा, 3 डायमेंशनली भी मूव कर सकता है। हम लोग लेकिन बहुत सिंपल केस करते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन मान के ही सब फॉर्मूला सब डिराइव करते हैं। तो अब कोई इवेंट है, उसका कोऑर्डिनेट एस फ्रेम में, कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस, विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसको यदि आप एज्यूम कर रहे हो एक्स वाई जेड टी से, और सेम इवेंट का कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट टू एस डैश, इस इवेंट का कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहे हो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, तो इसके बीच रिलेशन स्टैब्लिश किया गया था। एक्स डैश जो होगा वो फंक्शन वो होता है, अब यहां पर दो बात करेंगे, एक्स डैश वाई डैश एंड टी डैश in terms of x and t. It is also in terms of x and t. It is also in terms of x and t. यानी एस फ्रेम में यदि वो इवेंट का कोऑर्डिनेट जान रहे हो, सॉरी एक्स नहीं वाई, वाई कोऑर्डिनेट है ये जेड, वो जेडो कोऑर्डिनेट टाइम कोऑर्डिनेट ही लो। टाइम कोऑर्डिनेट एक्स और टी का फंक्शन,
कर रहे हैं वो क्या है वो हम लिख रहे हैं अभी। पहले खाली ये देखो, अभी मेन बात ये समझो यहाँ पर कि यदि हम लोग इस फ्रेम में उस इवेंट का कोऑर्डिनेट जान रहे हैं, तो उस फ्रेम में उसी इवेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए एक रिलेशन, इसी रिलेशंस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इस स्पेशल रिलेटिविटी का स्टार्टिंग या मेन मोटिव यही था, दो इनर्शियल फ्रेम के बीच सेम इवेंट का कोऑर्डिनेट को रिलेट करना। और जब ये बात करते हैं हम लोग ये इक्वेशंस का, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर फिर दो साइंटिस्ट आता है। सबसे पहले गैलीलियन की बात हुआ था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड फॉर उसके बाद आया था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है इस दोनों फ्रेम के बीच इवेंट का कब, जब इस फ्रेम का ये जो वेलोसिटी देख रहे हो, ये वेलोसिटी लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो, तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होता है। और जब ये वेलोसिटी लाइट के रिस्पेक्ट में सिंपली कम हो, बहुत कम नहीं, तो फिर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वैलिड हुआ था। ये सब बात समझ में आएगा, सेम वन का आपको देखना ही पड़ेगा, तो पूरा चैप्टर टेंशन में रहोगे। ठीक है, यस सर। हाँ थोड़ा नहीं होता है तो एक क्लास स्टॉप करके उसको आप एकदम ईमानदारी से, हम आप भी प्ले लिस्ट को ओपन कर देंगे। मेरा वो सेमेस्टर 1 वाला रिलेटिविटी पहले देख लीजिए क्या हुआ है, अभी थोड़ा आप सुन लीजिए क्या किए हैं वहां पर सेम 1 में, वही सब बात कर रहे हैं। तो ये इसको तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नाम रखा, ये जो को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, और ये चीज फिर बोल रहे हैं कि दो अलग अलग साइंटिस्ट का ये रिलेशन है। जिसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये वैलिड था कब के लिए, जब ये वेलोसिटी, इस फ्रेम का वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड था। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आया था वो ये आया था, x डैश इक्वल टू सिंपली x माइनस वी टी, एंड y डैश इक्वल टू, यदि वन डायमेंशनल मोशन है तो y डैश y के बराबर होगा, एंड z डैश z ही के बराबर होगा। फॉर वन डायमेंशनल मोशन, यदि 3 डायमेंशनल मोशन होता उस फ्रेम में तो इसमें भी ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन बनता, इसमें भी ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन बनता। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और, टी डैश इक्वल टू टी, टाइम कोऑर्डिनेट भी दोनों इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में सेम होगा। ये बात तो हम लोग भी फीलिंग करते हैं, हम लोग तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर पाते हैं। हमारे रिस्पेक्ट में बल्ब 5 बजे जला तो आपके भी रिस्पेक्ट में 5 बजे जलता है, ये मान के चलते हैं हम लोग।